Welcome again to this discussion on liquidation of a company. So we'll take another example where we have to show how the liquidator's final statement of account is prepared. I'll read out the question. A company went into voluntary liquidation. The details regarding liquidation are as follows. There are 2008% preference shares of rupees 100 each, fully paid up. Then there are three classes of equity shares. Class A, 2000 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 75 is paid up. Class B, 1600 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 60 is paid up. And Class C, 1400 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 50 paid up. Assets including machinery realized rupees 5,37,400. Liquidation expenses amount to rupees 15,000. There is a loan of rupees 50,000 which is secured against machinery, which realized rupees 80,500. Salaries of 4 clerks for 4 months at the rate of rupees 6250 per month, and salaries of 4 peons for 3 months at the rate of rupees 2000 per month are outstanding. Other creditors are rupees 87,400. Show the liquidator's final statement of account. So on the basis of this information, we have to prepare the liquidator's final statement of account. So the first step is to look at the debit side, that how much money have we realized, कितना पैसा आया है हमारे पास. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है असेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी और जो आपके बाकी असेट्स हैं उन सबको बेचकर द मनी दैट वी हैव रिकवर्ड इज 5,37,400, राइट. नाउ इसमें से जो मशीन है उसको अगर हम हटा दें, मशीनरी से हमें कितना पैसा मिला है 80,400. मशीन को हम क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? बिकॉज मशीन के ऊपर चार्ज है किसी क्रेडिटर का. मतलब मशीन जब बेची जाएगी तो पहले उस क्रेडिटर को रीपे किया जाएगा. तो पहले हम ये देखेंगे कि कितना पैसा आया मशीन को बेचकर, क्रेडिटर को हमने कितना दे दिया, तो जो बचेगा सिर्फ उसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई मशीन को हम यहाँ से अलग कर देते हैं. तो मशीन की अगर वैल्यू हम हटा दें तो वी गेट 4,56,900. सो दिस इज़ वॉट वी हैव शोन हियर. पहली वैल्यू जो हमने लिखी है यहाँ पे, दैट इज़ 4,56,900 असेट्स से जो हमने रियलाइज़ किया. अब जो मशीनरी है, जिस क्रेडिटर के पास वो जाएगा पैसा, वो अपना ड्यू जो है वो लेने के बाद वी हैव टू पे वट एवर इज़ ड्यू टू दैट क्रेडिटर एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज़ विद अस. बचा हुआ पैसा हम यूज़ कर सकते हैं. तो 80,500 हमने रियलाइज़ किया है मशीन को बेचकर, और 50,000 का जो है वो कर्जा था. तो 50,000 देने के बाद भी हमारे पास 30,500 बच गया. दैट इज़ टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के बाद ये सरप्लस बच जाएगा मशीन में से, जो 80,500 हमने पैसा रियलाइज़ किया था, उसमें से हमने 50,000 के क्रेडिटर पे कर दिए जिनके पास उसके ऊपर चार्ज था. तो बचा हुआ 30,500 आप यूज़ कर सकते हैं. अब उसके बाद हम देखेंगे कि अब इस पैसे से, ये कॉल वाला पार्ट अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, और यही इसमें इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक कि अगर ये पैसा हो हमारे पास 4,56,900 प्लस 30,500, इसमें से पेमेंट क्या क्या करनी है. पेमेंट का ऑर्डर होता है लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, then you have the debentures, then other secured creditors, then you have the preferential creditors, unsecured creditors, then preference shareholders, and last is equity shareholders, right. तो इसी ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे. पहला हमें देखना है लीगल चार्जेस नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसे आप छोड़ दीजिए. सेकंड है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं. थर्ड इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज़ 15,000. सो वी हैव रिटन योर फर्स्ट थिंग इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. उसके बाद जो आपके क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स देखिए, जो जानकारी आपको दी हुई है
आपको सीधा नहीं लिखा कि इतने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इस तरह के हमारे जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है, जो भी कंपनी के प्रति आउटस्टैंडिंग है पैसा कि कंपनी ने जिसको पे करना है, तो दैट इज नोन एज द क्रेडिटर और अ लाइबिलिटी। जहाँ जहाँ जिसको कंपनी ने पैसा देना है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर योर इंटरनल क्रेडिटर्स, क्योंकि उन्होंने आपके लिए काम किया है, दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने अगर उनकी कोई सैलरी, वेजेस, कोई और बोनस आउटस्टैंडिंग, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको उन्हें पे करना है। सो दे ऑल्सो बिकम लाइक क्रेडिटर्स। तो उसमें से हमें अभी तक हम कई बार क्या इस बारे में बात कर चुके हैं कि टोटल जो क्रेडिटर्स होते हैं अनसिक्योर्ड, मतलब जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और नॉन प्रेफरेंशियल। मतलब इनमें से भी अब पहले किसको पे करें, पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो वो कौन होते हैं, एक तो जो सरकार को जो भी हमें कोई पेनल्टी, कोई टैक्स, कोई रेट, कोई ड्यूटी, कोई और तरह का पेमेंट जो करनी है गवर्नमेंट को, या फिर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो आपने पेमेंट करनी है, वो सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है कि 4 क्लर्क्स की सैलरी पेंडिंग है 4 महीने से, और इसी तरह से 4 पियंस की सैलरी पेंडिंग है 3 महीने से, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू डायरेक्टली ना देकर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज़ कि आपका जो एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उसको आप 20,000 तक ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान सकते हैं। तो उसके बाद का जो पोर्शन है वो अदर अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 4 क्लर्क्स हैं आपके, तो एक क्लर्क को आप 20,000 तक ही प्रेफरेंशियल मान सकते हैं। और उनका ड्यू कितना है, 6250। लेट अस डू द स्मॉल वर्किंग हियर। जो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड वैल्यू आएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे आपके 4 क्लर्क्स हैं, और उनका अगर आप 6250 पर मंथ लें, 6250 पर मंथ, और 4 महीने से आपका पेंडिंग है अमाउंट, ठीक है, तो 4 इंटू 25,000 आ जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लर्क्स। तो क्लर्क्स की जो ड्यू है पेमेंट उनके प्रति, वो है 6250 इंटू 4, राइट, 4 मंथ्स के लिए है, और 4 क्लर्क्स हैं इसलिए 2 बार 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो अब ये 4 क्लर्क्स को आपने 25,000 रुपये देना है, तो 25,000 तो 20,000 से ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 इंटू 20,000 को तो लेंगे आप जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और बाकी का बचा हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कितना जाएगा, 5,000। एक क्लर्क का 5,000 है तो 4 क्लर्क्स हैं, राइट, तो 20,000 यहाँ पे जाएगी टोटल वैल्यू, और जो 80,000 है वो यहाँ आ जाएगा। तो पहली वैल्यू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो जाएगी दैट इज़ 80,000। अब दूसरा है आपके जो वर्कर्स हैं, जो पियंस हैं, उनकी भी 3 महीने की जो सैलरी है वो ड्यू है, और 1 महीने की सैलरी कितनी है, 2,000 रुपये, राइट। तो ये पहला पार्ट था, दैट वाज फॉर क्लर्क्स। सेकेंड पार्ट इज़ फॉर पियंस। जो पियंस हैं उनमें से देर आर 4 पियंस, 4 इंटू, एक को कितना पैसा देना है आपने, 2,000 रुपये महीना, और कितने महीने से ड्यू है, 3 महीने से, राइट। तो एक व्यक्ति को आपने 6,000 की पेमेंट करनी है, एक को 6,000 देना है, तो 6,000 तो 20,000 से कम ही है, तो इन सबको हम प्रेफरेंशियल मान सकते हैं। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 4 इंटू 6,000, तो ये जो 24,000 है ये पूरा प्रेफरेंशियल हो गया। तो अब टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके, 80,000 प्लस 24,000, राइट। सो दिस बिकम्स 1,04,000। ये 1,04,000 हमारा यहाँ आ गया। दिस इज हाउ वी अराइव एट दिस वैल्यू। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया, फिर किसकी बारी आएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए आप ये देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है।
अदर क्रेडिटर्स आर वर्थ 87,400। अदर क्रेडिटर्स हैं मतलब वो अनसिक्योर्ड ही हैं और उनको कोई प्रेफरेंस भी नहीं है, अदरवाइज हमें दिया होता। तो वो अदर क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक तो वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई है 87,400, और दूसरा हमने ये जो अमाउंट यहाँ रह गया था 25,000 में से सिर्फ 20,000 को हमने प्रेफरेंशियल माना था, बाकी का 5,000 को हम अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में लेंगे। सो दिस टोटल वैल्यू बिकम्स हियर 1,07,400। तो ये 1,07,400 हमने यहाँ पे ले लिया एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फाइन। सो दिस इज हाउ वी विल यूज दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एक जो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैन नॉट बी treated as preferential फॉर मोर देन एन अमाउंट ऑफ 20,000। मैक्सिमम जो आप प्रेफरेंशियल मान सकते हो वो 20,000 तक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स एज इट इज़ रहेंगे, उसको ऊपर ना कोई अरियर ड्यू है, तो पूरा 2 लाख रुपए हमें लौटाना है। सो वी विल टेक द एंटायर मनी ऑफ 2 lakhs, राइट। सो नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अब 3 तरह के आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और उनको आपने रीपे करना है, पैसा वापस देना है बचे हुए पैसे में से। तो हम कैसे वापस करेंगे? और ये जो 3 क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये पार्टली पेड अप है, मतलब उन पे अभी आपने पूरा पैसा रिसीव नहीं किया है। सो सी दिस वर्किंग हियर, वी विल सी हियर। इसको एक बार जो भी हमने यहाँ लिखा है हम यहाँ एक बार दोबारा लिखते हैं अपनी वर्किंग में, दैट हाउ मच वॉज द कैश अवेलेबल, राइट। सो द कैश अवेलेबल वॉज, जो भी हमें असेट्स को बेचकर पैसा मिला था वो कितना था, ये 4,56,900 प्लस जो मशीन से सरप्लस मिला था 30,500। सो वी हैव अ टोटल वैल्यू ऑफ 4,87,400, राइट। अब इसमें से हमने जो जो पे करना है, ये सभी चीज़ें जो हमने यहाँ लिखी हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 15,000, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैसे हमने उसकी वैल्यू निकाली वो हमने समझ लिया है 1,04,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वो वाला पोर्शन भी जोड़ दिया जिसको हम प्रेफरेंशियल नहीं मान पाए थे, तो ये हो गया 1,07,400। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पे कर दिया, दैट इज़ 2 लाख। तो ये अगर हम टोटल जोड़ें इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले जितना भी हमारा खर्चा बनता है, दैट इज़ 4,26,400। तो हमारे पास जो पैसा बचा है वो है 61,000, राइट। अब ये जो 61,000 है इसको हम कैसे डिवाइड करें? 3 क्लासेस है हमारे पास शेयर होल्डर्स की, ए, बी और सी, ठीक है। अब और ये पार्टली पेड है, तो एक बार हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी पैसा उन्हें देना है वो हम उनसे ले रहे हैं। लेट अस अज्यूम, एक्चुअली नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना किससे कॉल करना है, कितना किसको रीपे करना है, तो हमें ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ पे करके देखनी पड़ेगी कि अगर हम जितना भी ड्यू था वो सारा मंगा लें तो ये पैसा बढ़ जाएगा हमारा। तो क्लास ए कितना पैसा देगी? क्लास ए के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 75 रुपीज़ पे किया हुआ है एक शेयर के ऊपर, तो वो बचा हुआ 25 रुपये पे करेंगे। और उनके इस क्लास में कितने शेयर्स हैं? 2000। तो 2000 शेयर्स पे 25 रुपये और आ जाएगा आपके पास, तो 50,000 और हो जाएगा। देन इसी तरह से जो क्लास बी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अभी तक 60 रुपये पे किए हुए हैं, तो वो बचे हुए 40 रुपये पे करेंगे कितने शेयर्स के ऊपर? 1600। तो 1600 शेयर्स पे जब वो पे करेंगे तो उनकी वैल्यू आ जाती है 64,000। फिर बचे क्लास सी के शेयर होल्डर्स, क्लास सी ने अभी 50 रुपये दिए हुए हैं, तो बचा उनका 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ अगर हम उनसे कॉल कर लें तो ये आपके 1400 शेयर्स पे 50 रुपये और आ जाएंगे। नाउ वी हैव 70,000, राइट। तो अब आपका जो टोटल बच गया वो है 2,45,000, राइट। तो 2,45,000 आपका जो वैल्यू आई है यहाँ पे। अब इसका हम जो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा आफ्टर मेकिंग द कॉल्स, राइट। तो ये सारे पैसे मिला के अब हमारे पास कितना हो गया? 2,45,000। नाउ सी, अब सारे शेयर्स बराबर हो गए, सब ने 100 रुपये दे दिया, क्योंकि अभी तक तो वो अलग अलग थे कि क्लास ए पे आपका
₹75 आया था, बी पे ₹60 आया था और सी पे ₹50। तो वो उनको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि उनके ऊपर अमाउंट पेड अलग अलग था। लेकिन अब तो सबने पूरा पैसा मान लें कि दे दिया, तो अब सब बराबर हो गए। तो ऐसा होने के बाद जो पैसा हमारे पास बचेगा अब हम सब में बराबर बांट सकते हैं। सो अगर हम अब सब में बराबर बांटें तो हर एक शेयर पे कितनी वैल्यू जाएगी, दैट इज पेमेंट पर शेयर। पेमेंट पर शेयर क्या हो जाएगा, 2,45,000 डिवाइडेड बाय, अब कितने शेयर्स हो गए, 2,000, 1,600 और 1,400, राइट। तो टोटल शेयर्स हमारे पास 5,000 हो गए, इन तीनों को जोड़ दिया। उसके बाद अब हमारी जो पेमेंट बनती है पर शेयर, दैट इज इक्वल टू ₹49, ठीक है। तो 49 पर शेयर हमें पे करना है हर एक शेयर होल्डर को, ठीक है। तो कल भी हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि अब जिसको आप पहले तो ₹25 एक व्यक्ति से मंगवा रहे हो और फिर उसको ₹49 जो है वो वापस कर रहे हो, तो ये करने की बजाय हम उनको एडजस्ट करके देखते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इसको हम ये देखेंगे कि किससे मंगवाने की ज़रूरत है एक्चुअली और किससे नहीं मंगवाना। तो क्लास ए, क्लास बी, बी एंड सी। तो ए से हमने कितना पैसा, ए को कितना पे करना है, हर एक शेयर को हम कह रहे हैं कि ₹49 पर शेयर वापस करना है, राइट। 49 पर शेयर वापस करना है। और कॉल कितना किया है हर एक से, 25। ए से कितना कॉल किया है, 25। बी से कितना कॉल करना है, 40। और सी से कितना कॉल करना है, 50, ठीक है। तो ये जो है कॉल है और ये पेमेंट है। ए क्लास के शेयर होल्डर को आपने ₹49 देने हैं और ₹25 उससे मंगवाने हैं, तो हम मंगवाएंगे नहीं, हम बचा हुआ जो वैल्यू है वो ही पे कर देंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसको आपने ₹49 देने हैं और आप कह रहे हैं कि आप हमें ₹25 दो और हम आपको ₹49 देंगे। तो इससे बेटर यही है कि जो बचा हुआ वैल्यू है वो ही हम उसको दे दें, उससे कुछ ना मांगे, राइट। तो क्लास ए से हम कुछ नहीं मांगेंगे, वी आर गोइंग टू पे देम द रिमेनिंग अमाउंट। जो उनका ड्यू था उसको हटाकर ₹24 हम उनको पे कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, 2,000 क्लास ए इक्विटी शेयर्स विल बी पेड ₹24। ये 24 कैसे आया वो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका लास्ट में पेमेंट बन रही थी ₹49, लेकिन ₹25 अभी हमने उनसे मंगवाने हैं, तो 25 के बजाय हम बचा हुआ पैसा उनसे कॉल कर लेंगे। इसी तरह से क्लास बी के शेयर होल्डर को हमने 49 पे करना है और 40 उनसे मांगना है। तो हम उनसे जो मांगना है वो पैसा नहीं मांगेंगे, बल्कि अब उन्हें ₹9 अगर हम पे कर देंगे तो उनका सेटल हो जाएगा अमाउंट। तो ये 1,600 जो क्लास बी के इक्विटी शेयर्स हैं उसको आपने 9 पर शेयर पे करना है। सो दिस इज द वैल्यू। और क्लास सी जो है उसमें 49 पे करना है और ₹50 मंगवाना है। तो इसका मतलब हम ₹1 उनसे मंगवा सकते हैं, तो ₹1 अगर हम उनसे कॉल कर लें तो हमारा अमाउंट सेटल हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमने क्लास सी इक्विटी शेयर होल्डर से ₹1 पर शेयर मंगवाया है। 1400 शेयर थे यहाँ पे, तो वी विल गेट ₹1,400। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द फाइनल एडजस्टमेंट फॉर इक्विटी शेयर्स व्हेन देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंट अमाउंट्स आर पेड अप, राइट। अगर ये एक ही तरह के होते सारे शेयर्स तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उस केस में हम पूरा बचा हुआ पैसा सभी इक्विटी शेयर्स में बराबर बांट देते। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि कौन से इक्विटी शेयर को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। ज़्यादा फ़ायदा उसको पहुंचाना है जिसने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है अभी तक, और जिसने अभी तक कम पैसा दिया है उसको ज़्यादा पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, राइट। तो वो हमें पे करेगा, हमें यानी कि कंपनी को। और जिस शेयर होल्डर ने ऑलरेडी ज़्यादा पेमेंट की हुई है, हो सकता है उसको और पेमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमें एक बार अज्यूम करना पड़ता है कि मान लो कि हम एक बार सारा पैसा कॉल कर लें तो क्या सिचुएशन होगी। उससे हमें एंड में पता चल जाएगा कि हमें ये पूरा पैसा कॉल करने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो हम ये देखेंगे इतना हमने मंगवा लिया और इतना हमें पे करना है, तो इसका मतलब उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमें जो पे करना है वो ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी उस शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं मंगवाएगी। जैसे यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी
के शेयर्स में कंपनी ने कोई पैसा कॉल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने जो उनका पेमेंट बन रही है कंपनी की तरफ से उन शेयर होल्डर्स को वो ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको बचा हुआ अमाउंट पे कर दिया। और जिस शेयर होल्डर को पे करने की लायबिलिटी बन रही थी वो सिर्फ एक क्लास के शेयर होल्डर हैं, जिनको कंपनी ने पैसा जो लौटाना था वो कम था, और उन शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी को पेमेंट करनी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए वो नेट अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू एडजस्ट द डिफरेंट classes of shares where the different amounts have been paid up.